Okay, students. So we have completed till here law of conservation of angular momentum. So now we are going to start our new topic, that is law of conservation of charge. और इसका मीनिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम है हमारी, वो हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम ही रहती है। ठीक है, मैंने वो बॉल वाला एग्जांपल लिया था, टू बॉडी वाला, डिफरेंट डिफरेंट मास है दोनों का, वो बताया था आपको। तो ऐसे ही चार्ज में क्या मीनिंग है? चार्ज का मीनिंग ये है कि पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है इस केस में भी। अब इसमें हम देखें, अगर सपोज करो एक ये है अनचार्ज बॉडी है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। जैसे कि मैंने एनर्जी वाला बताया था, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ऐसे ही चार्ज के केस में होता है। चार्ज ना तो कभी बन सकता है और ना कभी डेस्ट्रॉय हो सकता है, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब कि जो टोटल चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कंजर्व रहता है, कंजर्व कह सकते हैं हम। पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लें, अगर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी, द बॉडी एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द टोटल चार्ज रिमेन्स जीरो। अब अगर एक बॉडी से कोई एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, मतलब कि एमिट होता है, बाहर की तरफ जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के बाहर की तरफ जाने के बाद, जैसे ये एक बॉडी है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नेगेटिव में होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब अगर वो बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो उस जो बॉडी है उस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो किसके इक्वल होता है? प्लस का 1.6 10⁻⁻19, जिससे कि वो बैलेंस कर पाए। पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के न्यूट्रल हो जाएगा ना, ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? पहले भी ज़ीरो था, बाद में भी ज़ीरो हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे। ये तो कितना टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज होगा बॉडी का, वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये सारे बेसिक्स लॉज जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 में है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। या जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारी? चैप्टर नंबर 2 बेसिकली है क्या, पहले ही देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 का नेम ये है। यूनिट्स क्या होती हैं और कैसे कुछ क्वांटिटीज़ उनको मेजर करते हैं हम लोग, तो हम इस चैप्टर नंबर 2 में ये देखेंगे। अब पहला आता है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल जो बेसिक क्वांटिटीज़ हमारी, वो क्या है? द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम दूसरी टर्म्स में, दूसरी क्वांटिटीज़ में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। टेम्परेचर टेम्परेचर ही रहेगा, उसको हम दूसरी क्वांटिटी में थोड़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइम टाइम ही रहेगा, सेकंड में या फिर मिनट में। लेंथ लेंथ ही रहेगी, लेंथ को हम दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसी मास। अब ये एक आते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब है कि हम इनको दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एरिया, एरिया को किसके हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं हम? लेंथ, ब्रेथ, है ना। वॉल्यूम किसके हेल्प से करते हैं? हाइट, लेंथ, डेप्थ, इसमें क्या क्या आता है? मीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह। ऐसी डेंसिटी, वेलोसिटी, इनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प से ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, मास की क्या यूनिट है? किलोग्राम। जो किलोग्राम क्या होती है? एसआई यूनिट। लेंथ की क्या है? मीटर। टाइम की क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर की क्या है? केल्विन।
ओके। अभी आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी तो पढ़ ली, अब इनकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट क्या क्या होती हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब जो यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी की वो फंडामेंटल यूनिट होगी। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। ये एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई और सीजीएस ये टाइप्स होते हैं यूनिट के। तो ये कौन से टाइप्स है, एसआई, ये मास की, लेंथ की, टाइम की और टेम्परेचर की। ऐसी डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहला आता है एफ पी एस सिस्टम। ये मैंने बताया था बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एफ पी एस, सी जी एस, एम के एस, एस आई यूनिट। तो हर किसी सिस्टम में यूनिट अलग अलग होती है। एफ पी एस सिस्टम में लेंथ की यूनिट फुट होगी, सी जी एस सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होगी, एम के एस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर होगी। तो ये हर एक उसमें, इसमें ऐसा यूनिट में मीटर होगी, इसमें भी। तो ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं यूनिट के, उनमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये आप देख लेना तो ईजी है, समझ आ जाएगा। उसके बाद इन एडिशन टू अबव 7 यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, दिस सिस्टम यूजेस 2 more यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इनके बाद ये दो चीज़ें और आती हैं, जे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, एस आई यूनिट वगैरह, सी जी एस, एम के एस, सब। इसके बाद ये दो चीज़ आती हैं, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या है, एक सिंपल प्लेन पे जो एंगल बनता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन आर। डी एस मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है और आर मतलब रेडियस। ये तो आपने पढ़ा होगा, उसमें भी मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि ये एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस, ये एरिया अपॉन आर, रेडियस। अब एक आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक सरफेस वाला एंगल। जैसे ये कोई भी एक सरफेस है, इस पे एक ये जो एंगल अंदर जो ये वाला एंगल बनेगा, ये कितना होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी फाई से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी फाई से। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी फाई का होता है, नहीं इसको फाई नहीं कहते, इसको कहते हैं ओमेगा, या फाई कह सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल, उसमें क्या था, डी एस उसमें सरफेस था, इसमें एरिया आ गया। अब मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। अब हम स्मॉल जो छोटी छोटी डिस्टेंस होती हैं उनको मेज़र कैसे करते हैं, उनको मेज़र करते हैं मेट द स्मॉल डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ये कुछ डायरेक्ट मेथड है, इनसे हम मेयर कर सकते हैं। जैसे मेथड्स, मीटर स्केल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 100 मीटर। जो मीटर स्केल होता है वो 10⁻³ मीटर से लेकर 100 मीटर तक मेज़र कर सकता है, जो मीटर स्केल है। अब आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कहाँ तक यूज़ करता है, 10⁻⁴ मीटर तक। फिर आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कहाँ तक यूज़ करता है, 10⁻⁵ मीटर तक। ये आप जब प्रैक्टिकल्स होंगे ना तब करोगे, ये वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से। शायद किए भी हो प्रैक्टिकल्स में, अगर नहीं किए तो आने वाले टाइम में करोगे। एक होता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। बड़ी बड़ी जो बहुत ही लेंथी डिस्टेंसेस होती हैं उनको कैसे मेज़र करते हैं। एक उनका होता है पैराडॉक्स मेथड। ये जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना उसमें आएगा पैराडॉक्स मेथड कि लंबी लंबी जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको कैसे मेज़र करते हैं। इसका एक थ्योरेटिकली दे रखा है हमने वैसे, कि टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट पी फ्रॉम द अर्थ वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ एज शोन इन फिगर। अब जैसे कोई भी एक प्लेनेट है पी, ठीक है। अब इसको, इसके डिस्टेंस अर्थ से मेज़र करनी है। तो अब ये सपोज कर लो ये अर्थ है, तो यहाँ पे हम ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट से अलग अलग, दो पॉइंट से देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा है। और जब एंगल आ जाएगा तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा होगा। आर्क मतलब ये बी डिस्टेंस और रेडियस मतलब ये रेडियस या ये डिस्टेंस, ये रेडियस हो गई ये, ठीक है। तो
फॉर्मूला थीटा इजकल टू बी अपॉन डी, और हमें डिस्टेंस निकालनी है तो बी अपॉन थीटा, थीटा एंगल फाइंड कर लिया, बी डिस्टेंस हमें पता ही वाली, तो ये डी आ जाएगा डिस्टेंस कितनी है। अब ये कुछ यूनिट्स हैं जो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने, अब ये जो लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए काम आते हैं वो कौन कौन सी यूनिट्स है। पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की जो कितने डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, ये वो होती है 1 AU इक्वल टू 1.5 10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 मीटर, इतनी ज़्यादा होती है, देख रहे हो, 10 मीटर, मतलब 1 के आगे 11 ज़ीरो लगा दो, इतना ज़्यादा। एक आता है लाइट ईयर, लाइट ईयर कितने थे, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 इंटू 10 15 मीटर। अब इसको अगर मेज़र करें ना तो लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3×10⁸। टाइम कितना होगा, 365 डेज होते हैं, उसमें 24 आवर्स होते हैं, उसमें 60 मिनट्स होते हैं, उसमें 60 सेकेंड होती हैं। मतलब जो डिस्टेंस निकालेंगे वो स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड किसकी, लाइट की स्पीड, ये 3×10⁸, और ये टाइम कितना होगा सेकंड में, 365 आवर्स, उसको फिर 24 आवर्स, 365 डेज, 24 आवर्स, देन 60 मिनट, देन 60 सेकंड, ये सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है कि 9.5 10 मीटर। अब एक आता है पैरालैक्टिक सेकेंड, इसको पार्सक भी कहते हैं। 1 पैरालैक्टिक सेकेंड होता है हमारा 3.1 टू 10 मीटर। अभी रिलेशन निकाला है हमने AU LY और पार्सक में। ये AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, LY मतलब लाइट ईयर, और ये पार्सक मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड, ये वाला पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है, 6.3 इंटू 10 4 AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पार्सक कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर, और 1 पार्सक कितना होता है, 2.06 इन 10 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये यूनिट ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये बहुत स्मॉल यूनिट को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स दी हुई हैं। जैसे 1 इसको होते हैं माइक्रोमीटर, होता है 10 मीटर, माइनस का 10 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 9 मीटर। 1 एंस्ट्रॉम, इसको एंस्ट्रॉम कहते हैं ए, ठीक है। ये होता है 10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 मीटर। 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी कहते हैं इसको, सिंपली इसको कहते हैं 10 मीटर, ठीक है। अब आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है, ठीक है, F इजक्वल टू एम है, फोर्स इजक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं, तो उसके हम डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। सिंपल डायमेंशन फाइंड करने के बाद अगर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है। अब डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या होती है, डायमेंशंस व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, it is written as the product of different powers of fundamental quantities, the power to the which fundamental quantity must be raised in order to express the given quantities are called its dimensions। मतलब कि ये है कि जो कोई भी एक क्वांटिटी होगी उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके उसके बाद चेक करते हैं कि जो उसकी डायमेंशंस बने हैं वो सही है या नहीं। अब जैसे हमें फोर्स का ही बनाना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और डिवाइड में टाइम। तो मास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे टाइम है ही, तो फिर मास क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब टाइम का स्क्वायर को हम ऊपर ले आएंगे तो टाइम -2 हो जाएगा। अब मास को कैसे लिखते हैं, m, लेंथ को कैसे लिखते हैं l, टाइम को कैसे लिखते हैं t, तो ये हो जाएगा mL/t-2। अब ऐसे ही कुछ डायमेंशंस निकाले हुए हैं, एरिया का ये होता है L², वॉल्यूम का L3, मास पर यूनिट लेंथ का ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब इनके निकाले हुए हैं, फोर्स का, वर्क का, लीनियर मोमेंटम का, इम्पल्स, प्रेशर, इनके सब के फॉर्मूलेज यूज़ कर करके
यंग मॉडुलस, पावर, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एंगल्स और तुम्हारी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंट और टॉर्क, प्लैंक कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ